रोबोटिक वेयरहाउस करने में अभी जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि प्रोडक्ट पे कोई बारकोड लेबल नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारे पास अभी शिपिंग लाइन का कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमको ग्लोबल आउटरीच करने में थोड़ा सा इशू आता है। तो लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उनको किस तरीके का चैलेंज आता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए? एक तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पहले मैप करना पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है वर्ल्ड में। कि किसी ह्यूमन से ये पूछना कि तुम क्या करते हो। जो गोडाउन इंचार्ज है, आप उससे जाके पूछो बेटा तुम क्या करते हो, मैं गोडाउन इंचार्ज हूँ। KRA KPI उसका डिफाइन नहीं है। आजकल वो वर्ड आ गया बिलो देयर पे ग्रेड, दिस इज़ नॉट माई जॉब। तो दिस इज़ नॉट माई जॉब नहीं होता कुछ भी, एवरीथिंग इज़ आर जॉब। इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, you have to work at all the levels of the organization from ground up. तो आपने एक कई डिकेड देखे हैं, लगभग 3-4 डिकेड देखे होंगे, तो क्या क्या ट्रांजिशन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में? पहले नमस्कार दोस्तों, लॉजिस्टिक शक्ति के 5th एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमारा आपको प्रॉमिस है, लॉजिस्टिक शक्ति इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत को आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के में बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़ास बात उन शख्सियत की ये है कि वो कंटिन्यूसली अपने माइंड को प्रोसेस करते रहते हैं, एंड ही कीप प्रोसेसिंग द न्यू आइडियाज़, ही कीप टॉकिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, he keep thinking about the future of logistics, and more so he is, although he is a very young, just between 40 and 50s, but his experience if you talk about, so he carry the legacy of more than 50 years through his father and his grandfather. So he understand the entire history of logistics, कैसे इंडिया में इन लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन से लॉजिस्टिक्स इवॉल्व हुआ और फ्यूचर कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। आपको और बताएंगे अपनी हैंड्स ऑन नॉलेज कि कैसे डेट्स बिजनेस को उन्होंने कंसोलिडेट करा और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ स्ट्रेटजाइज करके लेके जा रहे हैं। तो आप सबको बीच में मैं स्वागत करता हूं श्री दुष्यंत आर्या जी का, जो इंडो आर्या ग्रुप के 2nd जनरेशन लीडर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफ कोर्स, और अपना बिजनेस एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। अपार्ट फ्रॉम हिज लेगेसी बिजनेस, ही इज बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी बिजनेस। So welcome Dushant sir. Thank you. Good evening once again. Good evening. How are you sir? Fine, thank you. How are Thank you very much for taking time for Logistics Shakti listeners and viewers. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you sir. तो थोड़ा सा इंडो आर्या ग्रुप के बारे में बताइए और फिर आपकी और आगे की जर्नी हम लोग शुरू करते हैं सर। Indo Arya was established in 1974 by my father and uncles, और उसके पहले हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती थी इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में। तो वहाँ से ब्रांच आउट हुई इंडो आर्या। इंडो आर्या बेस्ड इन दिल्ली थी, और फिर शुरू में हम लोग फुल ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करते थे। फिर धीरे धीरे 1985 में पापा ने पहला C&F लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस लिया, जिसके लिए हमने गोडाउन बनाया, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेटेड देते थे हम। ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेटेड से आपका क्या मतलब है? कि पहले ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस दोनों इकट्ठे एज अ सर्विस पर्सन नहीं दिए जाते थे। जो पहले मतलब किस साल की हम लोग बात कर, किस डिकेड की बात कर रहे हैं? 80s की बात कर रहा हूँ मैं, लेट 80s की। हाँ। तो लेट 80s में ट्रांसपोर्टेशन अलग होती थी और गोडाउन अलग होता था। वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट उस टाइम, वेयर हाउसिंग को एक्चुअली गोडाउन था, गोडाउन जो आज था। की डेट में वेयर हाउस बोल रहे हैं। हाँ। या अभी फ्यूचर में फुलफिलमेंट कर रहे हैं। हाँ। तो उस टाइम फिर एक कस्टमर को प्रपोजल दिया है कि आप वेयर हाउस भी हमारे पास बना लीजिए। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली और हमने पहला वेयर हाउस अपना दिल्ली के बाहर बनाया, जो कि अब यूपी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ओके। और वहाँ से लॉजिस्टिक्स का आइडिया आया दिमाग में कि एज अ सर्विस हमको ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग को जोड़ के एज अ सर्विस देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस को जोड़ के जो इंटीग्रेट करा आपने। हाँ। ओके। और लार्जली ऑर्गेनाइजेशन हमारी
ट्रांसपोर्टेशन में थे। लार्जली ऑर्गेनाइजेशन हमारी फुल ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में ही थी। हम्म। फिर और धीरे धीरे कुछ कस्टमर जुड़ते रहे जिनको इस तरह का एक कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन चाहिए था, तो हम उनको देते रहे। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया एज अ ट्रेनी 1996 में, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th। जस्ट 16-17 साल के रहे होंगे। हाँ जी। तो उस टाइम चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आई थिंक था कि नहीं था, Child बट हम लेबर नहीं थे। फैमिली में चाइल्ड लेबर हो रहा था। चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा था, बट मारवाड़ी फैमिलीज़ का जो कल्चर रहा है हाँ। वो यही रहा है कि कॉलेज और ऑफिस दोनों साथ साथ में करते थे। तो उसका एक मतलब बहुत पढ़ाई के साथ साथ पैरेलल मारवाड़ी वे ऑफ बिजनेस बोलें या मारवाड़ी वे ऑफ संस्कार बोल सकते हैं, कंडक्ट जो है एसओपी है एक तरीके से, तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस सीखना एक ट्रेडिशन है, वे ऑफ लाइफ ही था वो। वे ऑफ लाइफ। उसमें कोई दो ऑप्शन बोल लीजिए या दो आइडिया या मत नहीं थे कोई कि ये नहीं होना, कॉलेज होना है तो ये होना ही है ऑफिस। हाँ, वो एक सबटल बना हुआ है, ये करना ही करना है। हाँ। हाँ। तो हमने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया और मेरे को मतलब हमारे उसमें हमको बॉटम लाइन से शुरू करते थे ट्रेनिंग देना। तो पहले सबसे पहले मार्का लगाते थे, फिर बिल्टी काटना, फिर गाड़ी लोड कराना, फिर प्राइवेट मार्के लगाने, फिर उसके बाद मार्का और प्राइवेट मार्का क्या है? मार्का होता है जो बिल्टी नंबर होता है वो पेटी पे लिखते हैं, ओके। और एक प्राइवेट मार्का होता था जो हर व्यापारी अपना एक प्राइवेट मार्क देता था, वो उसकी पेटी पे लिखा होता था। तो वो पेटी का प्राइवेट मार्का पढ़ के उसको बिल्टी में लिखना पड़ता था, राइट। ताकि पता चल जाए। तो वो हर अपनी अलग कंपनी का एक अपना प्राइवेट मार्का है। हाँ, हर कंपनी तो वो उसकी अपनी पहचान है, जैसे उसका एक लोगो है, हाँ। उसी तरीके से उसका एक मार्का है। हाँ। जो जितने नग जा रहे हैं हाँ। या जितने बॉक्सेस जा रहे हैं, बॉक्सेस जा रहे हैं, हाँ। वो उस पे वो देते थे। हाँ, और तो ट्रेडिशनल एसओपी है। ट्रेडिशनल एसओपी है। और जो आर्ट सीखनी होती थी वो ये सीखनी होती थी कि बिना अपनी शर्ट गंदी किए वो पूरी दिन की गाड़ी लोड करानी है, क्योंकि वो मार्के की जो पेन होता था वो लीक होता ही होता था। हाँ। तो हमने वो सीखा। उसमें शर्ट गंदी ना होने के पीछे लॉजिक क्या है? उसमें भी कुछ साइंस होगा। कोई साइंस नहीं था, वो गंदी होती थी। तो हमने वहाँ से जर्नी शुरू करी, फिर मार्केटिंग करी, और दिल्ली के अंदर सारे जगह हमने एक एक इंडस्ट्रियल एरिया, एक एक मार्केट, एक एक कस्टमर के पास हम लोग बाय डोर टू डोर जाते थे। उस टाइम सोशल मीडिया और उन सब चीज़ों का कोई सिस्टम था नहीं। पेजर थे, पेजर से हमको कॉल आती थी। तो आप सेल्स भी देख रहे थे उस टाइम में? ट्रेनिंग में तो सब कुछ मिलता है। फिर पहले ऑपरेशंस, फिर आपको अकाउंट्स, फिर मार्केटिंग, और फिर एडमिन। एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट में? एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट में इसलिए मिलती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या है ये तो सीखो। राइट। किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, हाँ। वो सारे फंक्शन पहले सीखने हैं। पहले वो फंक्शन सीखते थे। तो वहाँ से हमने 3 साल में 4 साल में हमने ट्रेनिंग मिली। फिर दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में भी हमको भेजा गया ट्रेनिंग लेने के लिए। बॉम्बे गए, टीसीआई में भी मैं गया कुछ दिन ट्रेनिंग लेने के लिए। टीसीआई में गए? हाँ। तो वो कैसे फैसिलिटेट किया गया? वो तो आपके कंप्यूटर थे। तो कॉम्पिटिटर तो हम सारे ही हैं, बट अल्टीमेटली क्योंकि सब लोग एक डिस्ट्रिक्ट और एक गांव समझ लीजिए आते हैं, और सबकी बिगनिंग बड़ी हम्बल रही है, तो आपस में सब लोग सपोर्ट एक दूसरे को जरूर करते हैं। तो कोलैबोरेशन पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है? हाँ जी। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी। और टीसीआई में ही ट्रेनिंग के लिए क्यों गए? क्योंकि वो उस टाइम की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, और आज भी है। हाँ। और उनके सिस्टम्स सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी से अलग ही रहे हैं शुरू से ही। तो उनको मेरे को भेजा गया था कि आप जाओ वहाँ सीखो, उनका वे ऑफ वर्किंग सीखो, वो लोग कैसे अलग हैं, वो लोग कैसे इतने बड़े हैं, उनको सीख के अपने अंदर अपने अंदर डालने की कोशिश करो। ओके। बेस्ट प्रैक्टिसेस टीसीआई से अडॉप्ट करने का आपको टारगेट दिया गया? टारगेट नहीं दिया गया, बोले जो अंकल सिखाएं वो सीख के आओ। हाँ। जो भी वो सिखाएं, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को। मैं वहाँ गया 1 हफ्ते के लिए ही, बट उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। अपने एक तो टाइम पे आना,
पंक्चुअलिटी उन्होंने बहुत अच्छी सिखाई। सेकंड, प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए, वो उन्होंने सिखाया। ये 2 चीज़ों के लिए मैं TCI को थैंक यू करता हूँ। तो सर ये बताइए, आपने सेकंड जनरेशन बिजनेस संभाला, तो चॉइस ट्रांसपोर्टेशन या अपना फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का क्यों रहा? वाई नॉट समथिंग डिफरेंट? उस टाइम करी तो स्कूल में इंजीनियरिंग थी, बट बाद में जो बड़ों ने कहा वो ठीक ही कहा, और ठीक ही कहा होगा, ये सोच के हमने अपना बिजनेस जो फैमिली का था वो ज्वाइन किया। और कोई चॉइस रखी नहीं थे शुरू से? चॉइस उस टाइम तो नहीं थी, बट मेरे को लगता है कि जो DNA में होता है बिजनेस, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है आदमी। और कुछ क्योंकि हम सेकंड जनरेशन हैं, बट हम जब से, मान लीजिए हम लोग जब से छोटे थे तब से हम ट्रांसपोर्ट ही सुनते आ रहे हैं और कुछ सुना ही नहीं। और हमारी फैमिली में भी नए बिजनेसेस जिसने भी मान लो इधर उधर भी किए, बट हम वी केम बैक टू ट्रांसपोर्ट इवेंचुअली। सो फॉर अस आई थिंक ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज़ द वे ऑफ लाइफ फॉर अस। तो आपने एक कई डिकेड देखे हैं, लगभग 3-4 डिकेड देखे होंगे जी फादर साहब के बिजनेस के टाइम से लेके और करंट और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में। जी। तो क्या क्या ट्रांजिशन हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में? पहले तो गोडाउन देखा हमने, जो गोडाउन होता था ट्रांसपोर्ट का, और उसका जो सिस्टम होता था वो बहुत मैनुअल भी होता था, और वो आई थिंक फूल प्रूफ कहूँगा मैं, वो फुल प्रूफ सिस्टम होता था। गोडाउन का बिजनेस सिस्टम फुल प्रूफ था? फुल प्रूफ था, ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, बट सिस्टम जो था वो बहुत ही फुल प्रूफ था। और हमारे यहाँ कंप्यूटर लगा था 85 में IBM का, तो वो कैलकुलेशन के लिए लगा था। तो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू हैव अ सॉफ्टवेयर और अ कंप्यूटर इन द ऑफिस। फर्स्ट कंपनी इन द इंडिया, और हाउ डू यू डिफाइन वन ऑफ इन द द फर्स्ट इंडस्ट्री? कंपनीज इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इंडो आर्या वाज द फर्स्ट कंपनी हु प्लेस द कंप्यूटर या इन द ऑफिस। इन द ऑफिस। नहीं तो IBM का था वहाँ पर बहादुर शाह जफर मार्ग पे, हाँ, वहाँ जाना पड़ता था लेके IBM की फ्लॉपीज, और पंच करा के लानी पड़ती थी। किस काम के लिए यूज़ करते थे वो? कैलकुलेशन के लिए, लेजर्स को टोटल करने के लिए, क्योंकि सारी ब्रांचेस से जब रेमिटेंसेस का हिसाब होता था तो वो हिसाब में टोटल में ही 3-4 दिन लगते थे, क्योंकि मैनुअल लेजर्स थे। तो उसकी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर से करते थे, तो अच्छा। वो उसमें 1 दिन लगता था। तो 3 दिन वर्सेस 1 दिन बहुत उस टाइम तो अच्छा था। फिर धीरे धीरे जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ी, वो कुछ घंटों में होने लग गया, फिर सेकंड्स में होने लग गया। तो वहाँ से हम एक तरफ देखते थे कंप्यूटर है, और दूसरी तरफ गोडाउन में वर्किंग देखते थे कि वो एकदम ही ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आज के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत ही लो ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काम चलता था, बट वो था फुल प्रूफ, कभी कुछ खोता नहीं था, टाइम से सब कुछ चलता था, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ही बढ़िया थी। लार्जली डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसे भी लोग थे गोडाउन में जिनको 1-1 लाख स्क्वायर फीट गोडाउन में कपड़े की गठाने भरी पड़ी हैं, और सब एक जैसी लगती थी, और वो फिर भी बता देते थे कि उस व्यापारी की गांठ वहाँ पड़ी है। तो वहाँ से और आज का फुलफिलमेंट, आज फ़ोन में WhatsApp चेंजिंग, हाँ, आता है तो भी नहीं ढूंढ पाते कि कौन सा माल कहाँ पड़ा है, ट्रैक करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ह्यूमन इंटेलिजेंस डिप्लीट हुई है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर करना पड़ा है उसको। तो वो जो ट्रांजिशन हुआ है वो आगे की जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में कार्गो का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट होता जाएगा। अभी 10 मिनट है, और जैसे अपनी बात हो रही थी कि 10 मिनट में बिफोर यू सर्च इन द हाउस यू गेट अ कार्गो फ्रॉम आउटसाइड। राइट। तो वो क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स, तो वो धीरे धीरे क्विक कॉमर्स एक कास्केडिंग इफेक्ट देता है पूरी सप्लाई चेन को, जो कि डेटा इंटीग्रेशन होने की वजह से वो पूरा डेटा मैन्युफैक्चरर तक जाता है, इवन रॉ मटेरियल तक जाता है, कि 1 किलो FMCG का एक प्रोडक्ट एक घर में कंज्यूम हुआ है तो 1 किलो प्रोडक्शन और करने की ज़रूरत है। तो वो ट्रांजिशन एक सप्लाई चेन रोबस्ट होने की वजह से ही कंज्यूमर एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं।
पहले जैसे कंज्यूमर को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो उसके लिए वेट करना पड़ता था। दे हैड टू वेट, दे हैड टू सी अवेलेबिलिटी, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, देख के लेना, स्क्रैच तो नहीं है। अब वो सिस्टम नहीं है, अब आपको चाहिए तो अवेलेबल है, राइट। यू जस्ट हैव टू बाय इट। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन रोबस्टनेस। तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांजिशन और वेयर हाउसिंग में ट्रांजिशन या ओवरऑल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के ट्रांजिशन। ओवरऑल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का ट्रांजिशन। हाँ, तो उसमें आपकी जर्नी क्या रही है और किस तरीके से आप देखते हो इस टोटल इकोसिस्टम को? मैं ये देखता हूँ कि जो फॉर्मेट, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फॉर्मेट्स चेंज हुए हैं वो हम देखते आ रहे हैं कि पहले छोटी गाड़ी थी वो बड़ी हो गई, पहले गोडाउन छोटा था वो बड़ा हो गया, और मटेरियल हैंडलिंग का जो शेप और साइज़ था वो भी चेंज हो गया। बट नेचर ऑफ बिजनेस मोटा मोटी वही है। नीड तो हाँ इन जनरल सेम ही रहेंगी। वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो Change जाएगा। होता जा रहा है। इफिशिएंसी बिल्ड करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोसेस अडॉप्ट करने हैं। टूल्स और मैकेनिज्म चेंज हो गए हैं। जो पहले कपड़े का बिजनेस हम लोग करते थे, बाकी ट्रांसपोर्टर भी करते थे, तो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन तो हम तब भी देते थे कि रोड से कपड़ा लेके आए, उसको गोदाम में रखा, फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट होती थी तब उसको निकाल के देते थे। तो वो सब कुछ बिल्ट इन होता था एक कॉस्ट में। राइट। आज के दिन 40 साल के बाद भी वही सर्विसेज लॉजिस्टिक्स और डोर टू डोर और पैकेज और उसको नाम चेंज करके बेच रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो वही सर्विस बिक रही है। उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और टाइम एफिशिएंट थी, वही धीरे 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 टाइम एफिशिएंट होती जा रही है। तो आज की डेट में हम जो लेगेसी जो आपने काम किया है या आप कर रहे हैं या जो आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में, वो लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स बिजनेस हाउसेस हैं, जी वर्सेस अभी जो न्यू एज टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लॉजिस्टिक्स में, या न्यू स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इस इकोसिस्टम को या इसको क्या बैलेंसिंग हो रहा है इंडस्ट्री में? नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो लोग बहुत सारी इनोवेशंस और बहुत सारे नए नए एडवांसमेंट्स लेके आ रहे हैं जो लेगेसी ट्रांसपोर्टर्स को पुश कर रहा है और परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो ओमनी चैनल बिजनेस आया है अभी, ओमनी चैनल लॉजिस्टिक्स बिजनेस, लास्ट माइल डिलीवरी आया है, वो लेगेसी ट्रांसपोर्टर्स पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह का कोई बिजनेस आएगा, और उसकी वैल्यूएशन तो इमेजिन करनी हमारी इमेजिनेशन से बाहर ही थी। बियॉन्ड था, या क्योंकि हम लोगों को जो भी वैल्यूएशन वाला आता था वो बोलता था आपके पास इतना लैंड बिल्डिंग एसेट है, आपको बिजनेस की वैल्यूएशन ये एक्स अमाउंट मिलेगी। तो वो लैंड और बिल्डिंग और एसेट्स, उसमें से उसकी कोई वैल्यूएशन मिलती नहीं थी। जबकि लेगेसी बिजनेस जो हमारे जैसे लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि जो घर में है, जो हमारे छत के नीचे है वो हमारा है, जो बुक्स में है वो बाजार का है। बट अब तो जो छत के नीचे मतलब जो कैश फ्लो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है हाँ या मैंने इस बिजनेस से बाहर कर रखा है वो मेरा है, हाँ और जो सिस्टम में रन कर रहा है वो मार्केट का वो है। मार्केट का है। हाँ। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी और हमने देखा है और हमने सीखा है। बट जो अब नए बिजनेसेस आ रहे हैं वो तो सब बाजार का ही है, क्योंकि एसेट है नहीं, बिल्डिंग है नहीं, आउटसोर्स्ड है सब कुछ, मैन पावर भी आउटसोर्स्ड है, करेक्ट। कंप्यूटर लैपटॉप भी आउटसोर्स्ड हैं, बिल्डिंग तो आउटसोर्स्ड है ही, आइडिया है, आईपी है। तो अगर आईपी है और आपके पास सॉफ्टवेयर है तो वो आपका है, राइट। बाकी तो सब किराए का है। तो वो हमारा मतलब जो लेगेसी बिजनेस का सिस्टम है और जो नया सांस बिजनेस है वो टोटली ऑपोजिट है। तो ओल्ड लॉजिस्टिक्स थिंकिंग या ओल्ड लॉजिस्टिक्स बिजनेस हाउसेस हैं जो जिन्होंने बहुत बड़े एसेट बैंक बनाए, एसेट ओल्ड बिजनेस बनाए हैं, लैंड पार्सल बहुत बड़ा है, उसकी एक डेफिनेटली अपनी वैल्यू है। मे बी आज के टर्म्स में वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो चुकी है। तो वो ट्रांजिशन लेगेसी बिजनेस हाउसेस का टूवर्ड्स एसेट लाइट बिजनेस, फ्रॉम एसेट हैवी बिजनेस टू एसेट लाइट बिजनेस, इसके बारे में आप बताइए हमें सर। वो ट्रांजिशन की कई सारी उपाय हैं जो हो सकते हैं। कुछ लोग अपने एसेट्स को हाइव ऑफ करके दूसरी कंपनी में डाल देते हैं और बिज़नेस को अलग कर देते हैं, एक तो वो तरीका है। सेकंड, लेगेसी जो मूव ऑन करेगा उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा जो नए बिजनेसेस का वे ऑफ वर्किंग है,
उनको सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, क्योंकि बिना ट्रांसपेरेंसी और बिना सॉफ्टवेयर के आगे जाना मुश्किल है। सो लेगेसी बिजनेस के लिए एक चैलेंज है और यह एक कंपल्शन है कि दे हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। या करेक्ट, वहाँ से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हाँ हो सकता है। पहले तो अपने खुद के सिस्टम्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए जिनकी मैपिंग सॉफ्टवेयर कर सके। हम्म, तो आपको पहले अपने सिस्टम स्ट्रांग करने पड़ेंगे, प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, और फिर आपको सिस्टम को लगा के इंटीग्रेट करके उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपको सिस्टम खाली सॉफ्टवेयर खरीदने से काम नहीं चलता, सॉफ्टवेयर खरीद के डिप्लॉय करके आपको उसको रन करना पड़ेगा। हाँ, दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मोर इम्पोर्टेंट है। हाँ। टेक्नोलॉजी बाय करना या बिल्ड करना एक ऑप्शन डेफिनेटली है, हाँ, करते हो, correct। लेकिन कल्चरली उसको अडॉप्ट करने में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती हैं। हाँ, वो फेल हो जाती है क्योंकि पहले प्रोसेसेस रिटन डाउन नहीं होते। हाँ, आप ड्यूरिंग इनफॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। हाँ, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब ड्यूरिंग आपने प्रोसेस बनाया नहीं और इम्प्लीमेंटेशन में आप उसको बोलते हो चेंज करना है, तो फॉर अ टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट टू अ चेंज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो स्लोली एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, फिर आपने वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 निकालना है, वो निकालते रहो। राइट। तो लेगेसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उनको किस तरीके का चैलेंज आता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए? उनको एक तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पहले मैप करना पड़ता है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है वर्ल्ड में, कि किसी ह्यूमन से ये पूछना कि तुम क्या करते हो। रिपीट करिए, क्या क्या डिफिकल्ट है? आप एक ह्यूमन से जो वेयरहाउस में लेगेसी ट्रांसपोर्ट में बैठा है, जो गोडाउन इंचार्ज है, आप उससे जाके पूछो बेटा तुम क्या करते हो। हाँ मैं गोडाउन इंचार्ज हूँ जी। जी। फिर अच्छा तुम ये कैसे निकालते हो? बस मैं निकाल देता हूँ। तो KRA KPI उसका डिफाइन नहीं है। कि हर एक और काम कर रहा है वो। काम कर रहा है वो, क्योंकि उसको भी पता नहीं है। जिम्मेदारी पूरी है उसकी। जिम्मेदारी पूरी है, काम वो 100% ऑनेस्टी से कर रहा है और 100% एफिशिएंसी से कर रहा है। बट आप उससे पूछोगे तुम कर क्या रहे हो, वो बोलेगा मैं कुछ नहीं, मैं तो गोडाउन देखता हूँ। गुडाउन देखता हूँ जी। लेकिन उसको काम माइंड मैपिंग में पूरा है। हाँ, क्या करना है सुबह से लेकर शाम वो तक। एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हाँ, बट इस बिजनेस इस चीज़ को फिर डुप्लीकेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। डुप्लीकेट करना डिफिकल्ट, बट वो एज भी तो हो रहा है ना। हाँ, वन डे उसकी एक्सपायरी, हर आदमी की एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट है। तो वो भी एक्सपायर हो जाएगा, उसके साथ उसका वो बिजनेस भी एक्सपायर हो जाएगा। करेक्ट। और ऐसा आदमी पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ बनने नहीं देता। राइट। तो उसके नीचे आप कोई दूसरा आदमी भी दो, तो क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए वो नया आदमी ट्रेन भी नहीं हो पाता। करेक्ट। मतलब उतना इफेक्टिवली ट्रेंड नहीं हो सकता। हाँ। वो उसी तरीके से अडॉप्ट करेगा और डाइल्यूट हो जाएंगे प्रोसेस। डाइल्यूट हो जाएंगे प्रोसेस। तो इससे अच्छा है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनके अंदर जो नई जनरेशन आ रही है, पहले वो नीचे से जो ग्रास रूट लेवल से पूरा बिजनेस को समझे, पूरे बिजनेसेस के प्रोसेसेस को खुद अपने हाथ से करे, चाहे वो कितना ही बियॉन्ड, मतलब बिलो देयर, आजकल वो वर्ड आ गया बिलो देयर पे ग्रेड, दिस इज़ नॉट माई जॉब। तो दिस इज़ नॉट माई जॉब नहीं होता कुछ भी, एवरीथिंग इज़ आवर जॉब। इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, you have to work at all the levels of the organization from grounds up. यस। नीचे से ऊपर जाना इजी है, ऊपर से नीचे आने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, पुराने टाइम में बोलते हैं ना, पुराने जो उसमें एंटरप्रेन्योर इज कि भाई शटर खुद ही उठाना है और खुद ही गिराना है। हाँ, छाया छाया जाइयो और छाया छाया आइयो। छाया छाया वो बोलते थे छाया में जाइयो, धूप निकलने से पहले जाना है और जाना धूप है, छुपने के बाद आना है। आना है। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना फॉर द लेगेसी बिजनेस, दैट बिकम अ नीड। सेकेंड जो आपके डिस्कशन से सर निकल के आ रहा है, ये ट्रेनिंग या ह्यूमन इंटेलिजेंस को ट्रेंड करके SOP में डिफाइन करना और बाकी नेक्स्ट लेवल के लोगों को ट्रेंड करना और प्रोसेस को बिल्ड करना, सो दैट वी कैन एक्सपांड बेटर और डुप्लीकेट बेटर। पुराने टाइम में यह कि कंट्रोल मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे कि भाई फैमिली के लोग ही बिजनेस में रहें और ताकि बेटर कंट्रोल हो पाए। दो भाई हैं तो एक भाई को बॉम्बे बिठा दिया, एक को दिल्ली बिठा दिया, कजन ब्रदर है तो उसको बेंगलोर बिठा दिया। राइट। करेक्ट। वेयर एज कि टेक्नोलॉजी बिजनेस है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ग्लोबली एक्सपांड करा है, वो प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो चैलेंज कितना है हमारी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं?
वो क्योंकि अब जनरेशन अक्रॉस पीयर्स चेंज हुई है, नॉट जस्ट हमारे ट्रांसपोर्ट में ही चेंज हुई है, जो लॉजिस्टिक्स बायर्स हैं उनकी भी जनरेशन चेंज हो गई है। तो प्रोसेस को अब सब लोग समझते हैं, पहले प्रोसेस को कोई समझता नहीं था। पहले अगर आप 25 साल पहले किसी को बोलो सर हमारा प्रोसेस है, हम 6 बजे के बाद डिलीवरी नहीं देंगे, तो अगले दिन से बिजनेस बंद हो जाएगा। अब वो भी समझता है, क्योंकि वो MBA करके आया है, तो MBA में आई थिंक 6 बजे के बाद काम करना मना है, ऐसा कुछ सिखाते हैं, तो सब लोग ही काम नहीं करते, तो प्रोसेस सबको समझ में आता है अब। राइट, सैटरडे ऑफ मांगते हैं, हाँ, वीकेंड मानते हैं, पहले वीकेंड तो ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा काम होता था। हमने तो 10 साल पिक्चर नहीं देखी, हाँ, कॉलेज से लेकर के शादी के बाद तक। मेरे को अच्छे से याद है, मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम में, और मैं DTDC एक्सप्रेस, उस समय DTDC कुरियर नाम था, उसमें काम करता था। तो नया नया बहुत एक्साइटमेंट था। तो संडे के दिन छुट्टी होती थी, उस दिन लगता था भाई उस दिन भी ऑफिस खोलो, खूब काम कर लो। हाँ। क्यों खोलते हैं, और हम लोग पहुंच जाते थे ऑफिस, पहुंच जाते थे। और कुछ ना कुछ काम POD शॉटिंग करना है, कुछ करना, कुछ ना काम ढूंढ के खुश रहते थे। हाँ, हम लोग तो सबसे ज़्यादा बिलिंग उस दिन करते थे, हाँ, क्योंकि इतना वो चलान वो POD इकट्ठा हो जाता था। एक तो MIS बनाते थे उस दिन कि बुकिंग कितना हुआ, और एक्चुअली जितनी इनोवेशन हुई है लॉजिस्टिक सेक्टर में वो सारी 8 बजे के बाद या संडे को ही हुई है। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? 8 बजे के बाद क्या होता है, मार्केट हो जाता है बंद, हाँ, डिलीवरी जो शोर होता है वो बंद हो जाता है, राइट, ऑफिस बंद हो जाता है, उसके बाद सोचने का टाइम मिलता है। राइट, आप सारे चलान टेबल पे रख के, आप उनका टोटल करके, आप सारी बिल्टियाँ रख के, फिर आप आइडिया लगाते हो कि हाँ अब इनका करें क्या। अगर ये कॉस्ट इस ट्रांसशिपमेंट से ज़्यादा आ रही है, उस टाइम ट्रांसशिपमेंट बहुत होती थी, अगर इस ट्रांसशिपमेंट से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, अगर हम दूसरे से भेजें तो क्या कॉस्ट कम हो सकती है। बेटर रूट क्या निकाल पाए, Better क्या route- स्मार्ट रूट हो सकता है, रूट ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन रूट हो सकती ऑप्टिमाइजेशन थी, कैसे हो सकता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती थी, हाँ। स्टाफ ऑप्टिमाइजेशन होती थी, राइट, कि ये आदमी बार बार गलती कर रहा है तो इसको हटाया जाए, चेंज किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। तो हम उस टाइम बोलते थे ट्रांसफ़र कर दो, तो ट्रांसफ़र करने का मतलब होता था इसको ट्रेनिंग पे भेज दो, बट वो ट्रांसफ़र वर्ड ऐसा बन गया था कि जैसे पुलिस में Punishment सस्पेंड है। हो गया हो। हाँ, तो वो वर्ड ऐसे यूज़ लिया जाता था, बट वो एक्चुअली हम उसको ट्रेनिंग पे भेज रहे होते थे कि इसको वहाँ भेजो, वो ब्रांच एफिशिएंटली ट्रेन करती है लोगों को। तो वो ठीक है, तो वो 8 बजे के बाद होता था। संडे को आके मोस्टली सारी MIS बनती थी, कि MIS पढ़ी जाती थी, क्योंकि वीकेंड्स में तो मतलब वीकडेज में तो टाइम ही नहीं मिलता था कि आप कस्टमर कॉल, सेल्स और पेमेंट रिकवरी, ये 3 चीज़ में पूरा टाइम ख़त्म। फिर आप MIS पे ध्यान कब दोगे। MIS तो संडे को बैठ के ध्यान देते थे, आओ बैठो देखो। और हमने जैसे जैसे संडे ऑफिस खोलना शुरू किया, व्हेन वी स्टार्टेड पार्सल, संडे को हमारी बुकिंग्स भी बढ़ने लग गई, क्योंकि कुछ मार्केट ऐसे हैं जो मंडे बंद होते हैं, मंडे बंद होते हैं तो संडे बुक करते तो हैं। संडे बुक करते थे। एक हमारा एग्जांपल है कटक का। उड़ीसा में जब हमने ब्रांच खोली, तब उड़ीसा में सिस्टम क्या है, 1 बजे से 4 बजे वहाँ बंद हो जाता है, बंद कर देते हैं, दोपहर में रेस्ट करते हैं। क्योंकि उड़ीसा के चावल में कुछ खास बात है कि वहाँ चावल खा के नींद ज़्यादा आती है। अच्छा, तो पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट वहाँ सब सो जाते हैं। तो हमने जब ऑफिस खोला तो हमने कहा यार ये सब सो जाते हैं, ये फ़ोन करते हैं कोई उठाता नहीं है, क्या चक्कर क्या है। मार्केट देखी, मार्केट भी क्लोज्ड है। हमने कहा चलो ऑफिस खोलना शुरू करते हैं। तो हमने कुछ नॉन लोकल आदमी रख के उस ऑफिस को खोलना शुरू कर उड़ीसा में। उड़ीसा में। तो हमको दिन में ऑर्डर्स आने लग गए, हाँ, चेंज करा दी उनकी नींद, चेंज हो गई। तो लोकल आदमी सोते थे, जो बाहर के आदमी जाते थे वो उठ के दिन में काम करते, काम कर लेते थे। बट लोकल आदमी रात को 11 बजे तक जगते थे। वो उड़ीसा का चावल नहीं खा रहे थे। आई डोंट नो क्या खा रहे थे, बट जब तक उनके अंदर यहाँ की गेहूँ थी तब तक चलता चलता रहा, वो भी रहा, थोड़े बाद दिन में बाद डाइल्यूट हो चला। गया होगा। तो अगर आप बट वही है कि अब लॉज और वो सब चीज़ें बोलती है कि 24 आवर वर्किंग नहीं करनी चाहिए, फिर 3 आदमी चाहिए शिफ्ट चलाने के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। बट आई थिंक अगर आप अपना वर्किंग ओपन रखो 24 घंटे, तो 24 घंटे भी कोई ना कोई काम मिलता रहता है। हाँ, रोस्टरिंग करनी पड़ेगी, आपको चेंज करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बट आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है दैट कैन वर्क, दैट विल वर्क, दैट शुड वर्क रादर। 24/7 चलता ही है। चलता ही है, बिल्कुल चलता है, तो इकोनॉमी मूव होती है उससे। ऊबर रात को डबल चार्ज करता है, हाँ, बट चलता है। चलता है, आई एग्री। सर, आपने अभी रिसेंटली और एक डाइवर्सिफिकेशन करा है, जी वो ना टेक्नोलॉजी बिजनेस और न्यू एज बिजनेस। आपका कॉन्सेप्ट है पैलेट पर डे, जी। पर डे रेंटल।
थोड़ा इसके बारे में डिटेल कराइए, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं और क्या इसका पोटेंशियल है? हमारे पास दो तरीके के कस्टमर्स आते हैं वेयर हाउसिंग में। एक जो लॉन्ग टर्म बड़ा वेयर हाउस लेते हैं और वो बोलते हैं हमको वी वांट दिस वेयर हाउस आल्सो टू बी मैनेज्ड बाय यू। And then there are some customers who come for short time. They are maybe transitioning or they have some other needs. But then there is a segment which is SME, MSME and startup, which is I think the bottom of the pyramid and which is the largest segment in India, who are competing against the giants. और उनको उनके लेवल का वेयर हाउस चाहिए बट कॉस्ट वो उस लेवल की दे नहीं पाते। और हमारे साथ भी ये होता था कि अगर हमको 1000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस चाहिए तो ब्रोकर ही नहीं आता उसके लिए, क्योंकि ब्रोकर को 1 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउस के लिए भी उतना एफर्ट मारना पड़ेगा और 1000 स्क्वायर फीट के लिए उतना फर्क। और हमारे कुछ वेयर हाउसेज ऐसे थे, कुछ ऑफिसेज ऐसे थे जिनमें वो एरिया अवेलेबल था और उसका कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। बट हमने जब कस्टमर्स के पास गए तो कस्टमर की वो बहुत डायर नेसेसिटी थी कि हमको 10 दिन के लिए कोई वेयर हाउस मिल जाए, हमको 20 दिन के लिए कोई वेयर हाउस मिल जाए। तो हमारे लोग कई बार उनको फ्री में वो दे देते थे, जस्ट टू सपोर्ट बिजनेस और रिलेशनशिप। तो हमको लगा कि इसको एक नॉन ब्रोकर सेगमेंट में इसको बनाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। तो हमने टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके एक ये पैलेट पर डे बिल्टअप किया, जिसके अंदर हम फ्लेक्सिबल वेयर हाउसिंग देते हैं फॉर एज लो एज 1 पैलेट पर डे। तो अगर किसी को एक पैलेट एक दिन के लिए भी रखना है तो हम उसको ये फैसिलिटी देते हैं। एक पैलेट एक दिन के लिए भी हम दे सकते हैं? एक पैलेट मोटा मोटी 12 स्क्वायर फीट का होता है, 1 मीटर क्यूब होता है और हाइट भी उसकी 1 मीटर, लेंथ और विड्थ 1-1 मीटर की रहती है। तो अगर किसी को एक पैलेट एक दिन के लिए भी रखना है तो हम उसको वो देते हैं वेयर हाउसिंग सोल्यूशन। विद हैंडलिंग भी देते हैं, विदाउट हैंडलिंग भी देते हैं। अभी ये सब ड्राई है, नॉन हजार्डस गुड्स के लिए है, कोल्ड इसमें अभी नहीं है। हम लोग धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज भी ऐड करेंगे, कि कोल्ड स्टोरेज में अपनी लिमिटेशंस हैं कि कुछ प्रोडक्ट के साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए कोल्ड में उसका जो टिकट साइज़ है वो 1 पैलेट से बढ़ के बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। और टेम्परेचर कंट्रोल देना है तो आपको वो सब पॉसिबल हैं, बट वो एक्चुअली तो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस सीजनल होता है, तो वो तो है ही फ्लेक्सिबल बिजनेस, राइट। बट ड्राई के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि ड्राई में इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो जो लैंड लॉर्ड है उसके लिए फ़ायदा है कि उसकी स्पेस, जो वेकेंट स्पेस पड़ी है वो ऑप्टिमाइज यूटिलाइज हो जाती है, और जो यूज़र है उसके लिए फ़ायदा है कि उसको उसके रिक्वायरमेंट के लिए जगह मिल जाती है। तो इट्स अ पे पर यूज़। जैसे OTT आ गया आजकल, आपको मूवी चाहिए रेंट करो देखो, पहले वो सिस्टम नहीं था। तो टाइम्स आर चेंजिंग, आई थिंक वैसे ही वेयर हाउसिंग में भी ये रिक्वायरमेंट इज चेंजिंग। सो देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु हैव दिस रिक्वायरमेंट, और लेट्स सी हाउ द फ्यूचर। तो किस हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? आप अपना ऐसा अपना वेयर हाउस बिल्ड कर रहे हैं, और यू आर लुकिंग फॉर मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं? मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं। अपना वेयर हाउस बिल्ड करके फ्लेक्सिबल मॉडल में अभी देना थोड़ा ठीक नहीं है। आई थिंक थोड़े आने वाले टाइम में जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी वैसे अपना वेयर हाउस भी बिल्ड करके हम देंगे, फिर उसको फुलफिलमेंट सेंटर बोलेंगे। करेक्ट। तो उसमें हमारा प्लान ये है कि उसको हम रोबोटिक वेयर हाउस बना के आगे देंगे। तो रोबोटिक वेयर हाउस करने में अभी जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि प्रोडक्ट पे कोई बारकोड लेबल नहीं है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको एक मशीन को अगर फीड करना है तो इट हैज़ टू बी मशीन रीडेबल। तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज यू हैव टू लेबल ईच पैक, देन लेबलिंग की कॉस्ट, टाइम लगता है। वो कॉस्ट अभी कस्टमर देने को रेडी नहीं है। बट आई थिंक और 2 साल 3 साल में एवरेज वेयर हाउसिंग कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सॉल्यूशंस और इकोनॉमिकल होते जाएंगे। क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? आई मीन क्या ट्रैक्शन है बेसिकली ओवरऑल वेयर हाउस इकोसिस्टम में इस तरीके की टेक्नोलॉजी और इस तरीके के मॉडल का? आई थिंक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, और स्पेशली नियर पोर्ट्स एंड नियर डेंस मार्केट प्लेसेस इस तरह के फ्लेक्सिबल वेयर हाउसिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, हैं तो वो बहुत लिमिटेड लोगों की नॉलेज में है, क्योंकि जहाँ पर फ्लेक्सिबल वेयर हाउसिंग पोर्ट के पास होती है वो एक मनी मेकिंग मशीन बन जाती है।
तो अगर हम इसको प्लेटफॉर्म पे लाके, मार्केट प्लेस पे लाके पब्लिक को और लार्जर स्केल ऑफ कस्टमर्स को अगर हम उसको दिखा सके तो वो आई थिंक और बेटर हो जाएगा। गॉट इट। दोबारा हम लोग आते हैं सर इंडस्ट्री की तरफ से। हाँ जी। तो इंडिया में ग्लोबल पावर हाउस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में नहीं डेवलप हुए। वन कंपनी वी ऑल्दो वी हैव देयर कपल ऑफ कंपनीज, वन ऑफ दीज ऑलकार्गो है जिन्होंने बहुत सारे मल्टीपल एक्विजिशन, ग्लोबल एक्विजिशंस करे हैं, बट फिर भी हम लोग एज ए लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री काफ़ी पीछे हैं। तो ग्लोबल पावर हाउस बनने के लिए लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को इंडिया में किस तरीके से आप देखते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? इंडिया ग्लोबल से अलग है क्योंकि इंडिया का अपना एक स्टैंडर्ड है 32 फुटा, ग्लोबल स्टैंडर्ड है 20 फुट। तो इंडिया को ग्लोबल से कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट इंडिया के लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स में ग्लोबल चैलेंजेस को मीट करने की पावर है। जस्ट बिकॉज हमारे पास अभी शिपिंग लाइन का कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमको ग्लोबल आउटरीच करने में थोड़ा सा इशू आता है। जिस दिन हमारे को अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट से सपोर्ट करेगी, 1.5-2%, 3% भी अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फंड की कॉस्ट कम होने से हमारे को एक्सपेंशन करने में हेल्प मिलेगी। और जैसे जैसे इंडिया में लॉजिस्टिक्स प्लेयर स्टैंडर्डाइजेशन करते जा रहे हैं, आप आज देखो पिछले 10 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में हुई है। अभी वो ब्रिक एंड मोर्टर और हार्डकोर बिजनेस में हो रही है, बट सिस्टम्स में और ऑपरेशंस में भी हो रही है। जिन लॉजिस्टिक कंपनियों के सिस्टम्स और ऑपरेशंस के एसओपीज वेल डिफाइंड हैं और उनके अंदर एसेट और उन सब चीज़ों की कोई वो नहीं है, तो वो सारे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई है। और मेरे को लगता नहीं कि अगले 10 साल में अगर इंडिया से 10 कंपनियां ऐसी निकल के आएंगी जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्लेयर बनेगी। तो हम वो डायरेक्शन में हैं। बिल्कुल है। और जैसे आपने बोला कि हमारे को गवर्नमेंट के सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, तो इस पे अब हम लोग कुछ थोड़ी बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट अभी तक करे हैं लेटेस्ट, और जो पर्टिकुलरली गति शक्ति प्रोग्राम है या और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को इंडस्ट्री मानने का है। गवर्नमेंट एक तो सिंगल विंडो जो यूलिप आया है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिससे कि आपको एक ही जगह से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सारथी वॉज अ वेरी गुड मूव, वाहन इज़ अ वेरी गुड मूव। एक्चुअली डिजिटलाइजेशन ऑफ डेटा तो हो रहा है, आपको थेफ्ट रिडक्शन तो हो रही है। जीपीएस की कॉस्ट आई थिंक इंडिया में सबसे सस्ती है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो थैंक्स टू गवर्नमेंट ही है कि मोबाइल का रेट और उन सब चीज़ों का रेट इतना कम है, जिसकी वजह से हम एक व्हीकल को इजीली ट्रैक कर पाते हैं। टोल्स और हाईवेज़ की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से गवर्नमेंट ट्रक्स का वियर एंड टेयर बहुत कम हुआ है। पर्टिकुलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, हाँ जी। उससे जो मैं लास्ट टाइम का बात कर रहा था किसी लीडर के साथ में, तो कहना था कि जो आज 5 करोड़ व्हीकल लगभग काम चल रहे हैं रोड के ऊपर, और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता और जीएसटी नहीं आती तो इतना ही काम करने के लिए रोड के ऊपर 15 करोड़ ट्रक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लस कैपेसिटी ऑफ ट्रक्स बढ़ते जा रही है, तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सारा सपोर्ट कर ही रही है। बात आ जाती है जब आपको डॉलर के अगेंस्ट कम्पीट करना होता है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में चलता है, उसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंडिया का कॉस्ट ऑफ फंड अगर होगा तो हम किसी भी कंट्री की लॉजिस्टिक्स बिजनेस को एक्वायर करने में सक्षम रहेंगे। गॉट इट। अभी वैसे ही हम 1:80 हैं, हमारा 1 रुपया उनका, हमारा 80 रुपया उनका 1 रुपया, प्लस उनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमसे और कम है, तो हम वैसे ही पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स में कोई क्षमता नहीं है कि बड़ा बनने की, बट हमको अगर बाहर जाके किसी को एक्वायर करना है तो हमारा तो सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी का जो रेट है वही हमको पीछे हटा देता है। सेकंड, वहाँ का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से कम है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ फंड कम है। सो हम बाहर क्यों जाएं? वो बिजनेस वायबिलिटी नहीं बन पाती है। हाँ, तो बाकी जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं वो आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ का तो काम कर ही रही हैं, और आप देखोगे वर्ल्ड वाइड जितने बड़े लॉजिस्टिक्स हब हैं उनके इंचार्ज तो इंडियंस ही मिलेंगे आपको। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स सब जगह दर है, सारी इंडस्ट्रीज में दिख रहा है। हम लोग प्रिसाइजली बात कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कब हम देख रहे हैं क्या चला तो हम ही रहे हैं, ओन नहीं कर रहे तो क्या। गॉट इट।
तो सर लास्टली हमें बताइए लॉजिस्टिक्स शक्ति का जो एक इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, जी। तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हम लोग कह रहे हैं कि कोलैबोरेट करो, सेलिब्रेट करो और ट्रांसफॉर्म करो। तो इसमें हम किस तरीके से उसको और बेहतर कर सकते हैं और इस इनिशिएटिव को और कैसे स्केल करा जा सकता है? कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इसमें जैसे एयरलाइंस में कोड शेयरिंग होती थी, वैसे अगर ट्रांसपोर्ट कंपनीज आपस में कोड शेयरिंग करें तो रूट वाइज जो ट्रांसपोर्टर्स चलते हैं उनको और बिजनेस मिलने की आशा है, और वो कंपटीशन ख़त्म होएगा तो रेट भी बढ़ेंगे, मार्जिन भी बढ़ेंगे। सेकंड आपने बोला सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेशन का टाइम तो है ही, क्यों बिज़नेस अगर ग्रो कर रहा है और मार्केट इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है और इतनी इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ रही है जिसको ग्रैब करना चाहिए, और स्टार्टअप्स को स्पेशली डिसरप्शन की जगह प्रॉफिट मेकिंग और सोल्यूशन मेकिंग में अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस लंबा सस्टेनेबल रहेगा और अच्छा चलेगा, सस्टेनेबल रहेगा। करेक्ट। तो ये तीसरा पॉइंट मैं भूल गया सर। तीसरा पॉइंट बोलो ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो ट्रांसफॉर्म कोलैबोरेट सेलिब्रेट करके ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म तो जब कोलैबोरेट करोगे और सेलिब्रेट करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद इन। सो पहले, लाइक महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज यू वांट टू बी। यस, बी द चेंज द वे यू वांट। जो आप चेंज चाहते हो दूसरों में, खुद से स्टार्ट करो। पहले खुद से स्टार्ट करो। सो पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करनी पड़ेगी। पहले आपको डिजिटल सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, फिर आप दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। तो हमारा लॉजिस्टिक शक्ति का जो 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जहां हम बेसिकली ये 3 चीज़ें जो हमने बोली उसको रियलिस्टिकली डिलीवर करना चाहते हैं: कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी ऑफ लॉजिस्टिक शक्ति, logistics powerhouse in India, and then we will continue doing collaboration and transformation through a celebration. Thank you very much. Thank you, sir, for time. Thank you very much. We'll look forward in future too with your more and more successful journey of pallet per day per unit. Well, Thank you, sir. thank you.